बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको ऑलमोस्ट एंड कर दें। फ्रिक्शन से ही रिलेटेड चंद सवाल और हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी गो टू 13-8 अनसॉल्व प्रॉब्लम है। 13-8 ऑन व्हाट पेज बता देता हूँ। ऑन द सेम पेज जैसे पिछले लेक्चर में था, 123 पेज पे क्वेश्चन है 13-8। 13-8 की फिगर भी आपके सामने डिस्प्ले इस वक्त हो रही है। पेज 123 पर ये सवाल है और फिगर आप देख सकते हैं। फिगर आपके सामने है। एक इंक्लाइंड प्लेन टाइप की चीज़ है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन समझ लें आपके, जब उसका एंगल बढ़ाएंगे तो एक आइडिया दे देता हूँ। यही लॉजिक एग्जैक्टली इस्तेमाल कीजिएगा। और ये आप इंक्लाइंड प्लेन पहले भी फिज़िक्स में भी, इंजीनियरिंग फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल F13-1 के लिए, ठीक है, उसकी फिगर भी मैंने डिस्प्ले कर दी। उसमें एक मोटर है, उसके साथ एक रस्सी बंधी है, वो एक पेटी को, एक क्रेट को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो अगेन देयर इज़ एन इंक्लाइंड, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और फ्रिक्शन मौजूद है। इस सवाल में इसके बरक्स सिचुएशन ये है कि दोबारा फिगर आपके सामने है कि ब्लॉक स्लिप होता हुआ नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन यहाँ भी है। मेन आइडिया एनालिसिस का क्या है? मेन आइडिया ये है कि यहाँ जब ब्लॉक रखा है तो उसका वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन है। ज़ाहिर है स्लिप होकर नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगी। वो जो दूसरा सवाल पॉइंट आउट किया आपको फंडामेंटल, उसमें ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगी, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन होगी। अब ये आपका वेट का वेक्टर है। ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन ज़मीन से अगर एंगल थीटा बनाए तो जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बनती है, वेट उसके साथ हमेशा थीटा एंगल बनाता है। इसको अब आप यहाँ पे तस्वर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए वाई एक्सिस है और इसी तरह इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं कि वेट जो है वो वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूँ। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। दिस इज़ डब्ल्यू साइन थीटा, दिस इज़ डब्ल्यू कॉस थीटा। साइन और कॉस ये दो बन गए। अब आप नोट करें कि ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल तो मूव कर सकता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन की फोर्सेज अगेन कैंसिल होंगी। तो इसका मतलब आर जो है वो कैंसिल कर देगा डब्ल्यू कॉस थीटा को। तो ये तो कैंसिल होगी। बची कौन सी? दो फोर्स। वेट की जगह उसके कंपोनेंट ने ले लिया तो वेट नहीं है, ये है। और ये किधर है? इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है वो जो ब्लॉक को खींच के नीचे ले जाना चाह रही है। और इसको अपोज कौन सी फोर्स कर रही है? फ्रिक्शन से मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब ये बना कि ये फोर्स जैसे जैसे आप नोट करें, आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, ये जो नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट है वो डब्ल्यू साइन थीटा है। एज थीटा इंक्रीजेज साइन इंक्रीजेज, इसका मतलब ये कंपोनेंट बढ़ रहा होगा। ये अब आपकी अप्लाइड फोर्स है क्योंकि ये इसको खींच के नीचे ले जाना चाह रही है और आप इसे एंगल के ज़रिए अपनी अप्लाइड फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाएंगे अप्लाइड फोर्स कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी। अब ज़ाहिर बात है इन रिस्पॉन्स फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन कहाँ तक? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तक। उसके बाद क्या होगा? आपकी अप्लाइड फोर्स जो है जब वो लिमिटिंग वैल्यू को टच करेगी उससे अगले में बॉडी चल पड़ेगी। तो ये अगेन आइडिया है। बस मेन आइडिया यानी ये है कि यहाँ इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। अब सवाल में कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये दी हुई है कि इफ़ द 10 पाउंड ब्लॉक, वेट दिया हुआ है, पाउंड याद रखें, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग या इंग्लिश सिस्टम में पाउंड वेट की यूनिट होती है। 10 पाउंड, एल बी फॉर लिब्रम, लिब्रम उसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं पाउंड। तो 10 पाउंड का ये ब्लॉक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन द एंगल इज़ 30, जब एंगल 30 है तो उस वक्त ब्लॉक जो स्लिप होता हुआ नीचे आ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आने का मतलब है देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। सो दिस इज़ द मेन आइडिया। वेलोसिटी अहमियत नहीं रखती। थीटा ज़ीरो एंगल के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसका मतलब ये बना कि ये वो सिचुएशन है कि जहाँ डब्ल्यू साइन थीटा जो इसे फोर्स खींच के नीचे ले जा सकती है वो एग्जैक्टली एफ के बराबर है, क्योंकि चल रहा है। तो चलते हुए याद रखें फ्रिक्शन है, काइनेटिक होती है। इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स आपकी बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस किया होगा उसने, और उसके फ़ौरन बाद फ्रिक्शन
स्टैटिक से काइनेटिक हो गई, तो आपने अप्लाइड फोर्स को भी कम कर दिया होगा एग्जैक्टली काइनेटिक के बराबर। यानी ये बात तय है, इस कॉम्प्लिकेशन में ना भी जाएं तो इतना समझ लें, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर किसी बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, ज़ाहिर बात है ये और ये तो कैंसिल हो गई, ये और ये भी कैंसिल हो गई, तो जो रुका हुआ है वो रुका रहेगा, जो चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, सो आई राइट नो एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर ये कहा गया है, अब आप सोच सकते हैं अगर एंगल थोड़ा और बढ़ाएं तो ये कंपोनेंट बढ़ेगा, इसका मतलब है फिर ये इससे कैंसिल नहीं होगा। मान लें यूँ, क्योंकि ये फिक्स है, इट इज़ म्यू के इंटू आर, वो फिक्स है, लिहाजा और एक थोड़ा सा ये भी जहन में रखना है कि ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आप एंगल बढ़ाएंगे तो आर में भी चेंज आएगा, क्योंकि आर डिपेंडेंट है, आर किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के, तो जब एंगल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। लेकिन इन एनी केस ये तय है कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है और अगर एंगल 45 है तो अगेन वही बात है कि अगर उस सूरत में भी ये एफ के से कैंसिल हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा कैंसिल दैन देयर मस्ट बी सम रिजल्टेंट फोर्स, ये इससे बड़ा होगा और फिर वही काम होगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे एंड देन वी कैन गेट द एक्सेलरेशन। मज़ीद और डिटेल में जाने से पहले इसकी एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के पहले इसकी बुनियादी इक्वेशंस नोट कर लेते हैं, फिर हम आते हैं कि 30 पे क्या होगा और 45 को कैसे देखेंगे। एक बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता दिया। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का यही कॉमन तरीक़ा होता है। देयर इज़ एन एंगल थीटा, वेट इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड होगा हमेशा, एक सरफेस पे रखा है तो यकीनन उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। नोट कर लें इस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होगा बल्कि वेट के एक कंपोनेंट के बराबर होगा। तो वही बात है कि फोर्स अप्लाइड कुछ एंगल पर लग रही हो या किसी इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, हमेशा आर में फिर वेट की आर जो है वो वेट से कम हो जाता है या आर जो है वेट से ज़्यादा भी हो सकता है, वो उसके सिनेरियो के अंदर। इसमें अगर आप लेंगे तो आर वेट से कम होगा और आप इसे वही काम कर रहे हैं जैसे भी बताया था। एक फोर्स और है दैट इज़ फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज़ इन मोशन सो फ्रिक्शन इज़ काइनेटिक। आर है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बन गया। मानते हुए कि ये एक तरह से वाई एक्सिस है, इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस है। तो अब आप, और ये मैंने एक उसूल समझा दिया था कि इंक्लाइंड प्लेन ज़मीन से जो एंगल बनाता है वेट का वेक्टर आर की डायरेक्शन जो कि वाई एक्सिस बन रही है उसके साथ सेम एंगल बनाया। इफ़ दिस इज़ डब्ल्यू, ये होगा डब्ल्यू साइन थीटा और ये बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा। अब ये तय है कि इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करते वक्त मूवमेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर, यानी एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है, वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो वाई डायरेक्शन की जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। आर कैंसल्स डब्ल्यू कॉस थीटा, आर डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल कर रही है। अच्छा, सवाल पूरा कर दूं, 45 के एंगल पर एक्सेलरेशन कितना होगा ये मालूम करना है। इसमें जी अगर चाहिए होगा तो वो याद रखें FPS सिस्टम है तो ये 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एज यूजुअल समेशन एफ वाई इज़ इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन की इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं। आर ऊपर है, आर को एग्जैक्टली डब्ल्यू कॉस थीटा कैंसिल कर रहा है, या कह लें डब्ल्यू कॉस थीटा को आर कैंसिल कर रहा है। सो आर माइनस डब्ल्यू cos theta is equal to 0, so r is equal to w cos theta। अब थीटा ख्याल रखें दो रखने हैं, एक बार 30 है तो पहले हम पहला केस देखेंगे, उसको मैं केस ए और केस बी करके नोट कर लेता हूँ। इसमें कुछ भी रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ले लेते हैं, जस्ट कॉल इट 1। एक चीज़ ही हो गई। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी रिजल्टेंट तेरे समरे, मान लेंगे ये एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ रहा है, यानी डब्ल्यू साइन थीटा एफ के से ज़्यादा है, सो देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गई थी, वेट की जगह उसके कंपोनेंट्स ने ले ली, तो एक फोर्स ये बच रही है और एक फोर्स ये बच रही है। इसमें से ये नीचे ले जाना चाह रही है, ये अपोज कर रही है, मैं मान लेता हूँ ये इससे बड़ी है, सो देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। इफ़
Fr is the resultant force, then Fr is equal to W sin theta minus Fk. This is Ma, this is W sin theta minus this is mu k into R, but R itself is this. So if I name this equation 2, putting the value of 1 in 2, 2 implies that Ma is equal to W sin theta minus mu k into R. तो mu k के साथ आपके पास है W cos theta. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सवाल फ्रिक्शन से रिलेटेड है लेकिन ना म्यू एस दिया हुआ है ना म्यू के. तो दिस इज़ द की आइडिया. ये 30 डिग्री एंगल किसी काम के लिए दिया है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगी बात. सो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो मैं इसमें से बाहर डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, तो आई टेक कॉमन, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा टाइम्स डब्ल्यू. डब्ल्यू मैंने एंड पे लिख दिया. और दिस इज़ एम ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के. बल्कि एक और काम करते हैं, ये ख्याल रखें कि यहाँ आपको वेट दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ. सबको पता है वेट दिया हुआ और मास ना दिया हुआ, तो तरीका क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एम जी. सो M इज़ इक्वल टू W बाय जी. लेकिन यहाँ कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय W और फिर G 32 रखूँ, उनको एक काम करते हैं, यहाँ M जो आ रहा है अगले स्टेप में मैं उसकी जगह W अपॉन जी डायरेक्ट रख देता हूँ. तो नोट करें क्या होगा, W अपॉन जी, M को हटा के W अपॉन जी रखा, A अपनी जगह है, इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा टाइम्स W. W दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल. G डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक इंतहाई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगी कि A इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा टाइम्स g. This is say equation 3. This equation gives us acceleration in any case. Any case means के चाहे वो 30 का एंगल है चाहे वो 45 का है. Now but there is a difference. 30 के एंगल पर मुझे एक्सेलरेशन पता है और 45 के एंगल पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है. 30 के एंगल पे क्या है, एक्सेलरेशन 0. इस बात का क्या फ़ायदा, इस बात का फ़ायदा है वो कैसे, मुझे म्यू के की वैल्यू नहीं दी हुई, मगर वो मुझे म्यू के की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से मिल सकती है, इस पहली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए. मेरी बात आपको ग्रेजुअली समझ में आ जाएगी. लेट थीटा बी 30 डिग्री. लेकिन अब कंडीशन क्लियर है कि 30 का वो एंगल है जिस पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सो एट 30 थीटा इक्वल टू 30 ए इज़ 0. सो आई पुट थीटा, तो इन दोनों जगहों पे 30 और ए की जगह 0 रख देता हूँ. दिस इज़ 0 साइन 30 माइनस म्यू के की, अच्छा म्यू के की वैल्यू हमें चाहिए, म्यू के कॉस 30. जी की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरा ब्रैकेट है जी के साथ मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ रहा है 0. ये वही बात है, वो मत कीजिएगा जो आपको समझा चुका हूँ. ये जी इधर डिवाइड में ले गए, नीचे 0 के ख़त्म हो गया, नहीं, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. प्रोडक्ट इन दोनों का क्या है, इक्वल टू 0. तो इसका तो दोनों में से कोई एक ज़रूर 0 होगी. जी 0 नहीं है, इट इज़ 32. इसका तो ये पूरा ब्रैकेट 0 है. इट इम्प्लाइज दैट साइन 30 माइनस म्यू के इंटू कॉस 30 इज़ इक्वल टू 0. सो दिस गिव्स, ये उधर ले जाऊँ म्यू के, तो म्यू के क्या आएगा, अगर मैं ये टर्म उधर ले जाऊँ एक तरह से समझ लें, तो म्यू के कॉस 30 और एक तरफ साइन 30 रह जाएगा, तो म्यू के क्या आएगा, इट्स अ रेशो ऑफ साइन 30 टू कॉस 30, विच यू कैन आइदर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, या आपको पता है साइन 30 अपॉन कॉस 30 1030 होगा. सो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट म्यू के. म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी गेट, तो यार सॉल्व भी नहीं किया, टू गेट किया, हाँ
इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.57735। दिस इज़ म्यू। कोई यूनिट नहीं होती, सबको याद है। तो ये इस काम के लिए हेल्पिंग कंडीशन दी हुई थी कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो दिस गिव्स यू म्यू के। और ख़्याल रखें, अब आप एंगल 45 अगर कर दें, ये बात ज़रा सी थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन ये समझने वाली है। म्यू इज़ अ कांस्टेंट। चलती हुई हालत में इस ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के दरमियान एक कांस्टेंट म्यू की वैल्यू है, यानी म्यू के। एंगल 30 डिग्री पे रख के हमने वो निकाल लिया। 45 पे भी यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। सही है, ये फिक्स होती है। एंगल डिपेंडेंट या वो तेज़ जा रहा है आहिस्ता जा रहा है, इन बातों पर डिपेंड नहीं करती। इट्स अ फिक्स वैल्यू। तो ये 30 डिग्री इसलिए। अब आपको क्या है, 45 पे एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ यू नो म्यू की ये वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर 3 में। उसमें अगेन अब एंगल आप 45 रखेंगे। सॉल्व इट टू गेट, so for B theta is equal to 45, mu is already this, so 3 implies that A is equal to sin 45 minus mu k, which is 0.57735 into cos 45, and then we have G, which is 32. सिंप्लीफाई कर लें इस पूरे को तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन आएगा 9.56347 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This will be the acceleration when it is the inclined plane is at an angle of 45 degree. एक सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे, ठीक है? व्हाट्सएप के थ्रू आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं. ये सब मैंने सॉल्व कर लिया. एंगल 30 डिग्री वो था जिस पे एक्सेलरेशन कैंसिल हो रहा था, ठीक है? 45 के एंगल पे मुझे एक्सेलरेशन की ये वैल्यू मिल रही है. अगर मैं एंगल 30 डिग्री से भी कम कर दूं तो क्या होगा, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर एंगल 30 से कम कर दिया जाए तो क्या होगा. एंड आई गिव यू अ हिंट दे रहा हूँ. ज़ाहिर बात है आप सोच सकते हैं कि एंगल अगर ज़ीरो कर दें तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली कोई फोर्स बाकायदा हम लगा नहीं रहे उसे हिलाने के लिए. हमने जब उसे एंगल पे किया तो उसके वेट का एक कंपोनेंट है जो अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है, उसे खींच के नीचे लेके जा रहा है. ज़ाहिर बात है जब आप इस एंगल को कम करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, साइन 0 0, सो देयर इज़ नो कंपोनेंट. समझ में भी आ रही बात, अब वो नहीं मूव करेगा. लेकिन जब आप एंगल पे लाएंगे तो ये कंपोनेंट जनरेट होगा और मूव कराने की कोशिश करेगा. लेकिन कॉमन एक्सपीरियंस भी है कि आप अगर किसी चीज़ को एक इंक्लाइन पर रखें और हल्का सा एंगल करें तो एकदम नहीं चलती वो. इसका मतलब है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाली सिचुएशन है और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रही है. लेकिन फिर जैसे जैसे वो चलना शुरू कर, एंगल बढ़ाते जाते हैं, एक स्टेज आती है जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ जाती है और फिर चल पड़ती है बॉडी. तो इसका मतलब है कि एंगल डिपेंडेंट है इस सिनेरियो में. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो एंगल मालूम करके बताएं कि जिस एंगल पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल चलने की स्टेट पर होगा, ऑब्वियसली इसके लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी मौजूद नहीं है. हमें म्यू एस नहीं दिया गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, लेकिन म्यू के से ज़्यादा होगा. एक एस्टीमेट किया जा सकता है क्या कि वो कौन सा एंगल होगा जिस पर ये बॉडी रुकी हुई होगी, यानी ये चली नहीं होगी. उससे एंगल ज़्यादा करेंगे तो ये चल पड़ेगी. यू कैन एस्टीमेट में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक लिमिट मालूम कर सकते हैं कि अच्छा एंगल इतने से जब तक ज़्यादा नहीं हो जाएगा बॉडी चलेगी नहीं. सही है. सो दिस इज़ माई क्वेश्चन. आई रिपीट द क्वेश्चन इज़ दैट एस्टीमेट द एंगल अबव विच द मोशन इज़ पॉसिबल, यानी ये चल पड़ेगा उस एंगल से बड़े एंगल के ऊपर, या यूँ कह लें कि उस एंगल से अगर एंगल कम होगा तो ये रुका हुआ होगा, चल नहीं रहा होगा. दिस इज़ माई क्वेश्चन. ट्राई कीजिएगा इसका जवाब देने. ठीक है. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, फ्रिक्शन से रिलेटेड. मैंने आपको जो फंडामेंटल के सवाल बताए हैं उसमें से काफ़ी मैंने करा दिए. F13-1 भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है. इंक्लाइंड प्लेन पे एक मोटर खींच रही है, अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दिखाया भी था, उसको अब आप खुद ट्राई कीजिएगा. इसके अलावा फंडामेंटल के भी कुछ क्वेश्चन है, मैं उस पर अभी बाद में आता हूँ.
बल्कि मैं क्विकली चलें बता ही देता हूँ। फंडामेंटल के जो बाकी सवाल थे उसमें से बहुत ही आसान सवाल है F13-4, फ्रिक्शन नहीं है इसमें इन्वॉल्व। इसी तरह F13-3 में भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग से रिलेटेड सवाल आप कर चुके हैं, इन्हें ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन F13-6 जो है अगेन इट इज़ रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ये मैं आप करा रहा हूँ आपको। F13-6 की फिगर आपके सामने है। दो ब्लॉक हैं ए और बी। ब्लॉक बी एक सरफेस पे रखा हुआ है और ब्लॉक ए बी के ऊपर रखा हुआ है। अब सवाल क्या है, ब्लॉक बी रेस्ट अपॉन अ स्मूथ सरफेस। ब्लॉक बी जिस सरफेस पे रखी है, जो सबसे नीचे है बी के नीचे सर, वो स्मूथ है। इसका मतलब बी के और नीचे वाले फर्श के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान लेकिन फ्रिक्शन है और उसके कांस्टेंट जो हैं म्यू एस और म्यू के, वो 0.4 और 0.3 दिए गए हैं। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तस्वीर में नज़र आ रहा है एक पी फोर्स लग रही है, पी की वैल्यू 6 पॉइंट है, सवाल में दी गई है। 6 पॉइंट की फोर्स ब्लॉक ए पे लगती है, तो आप दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताएं। अब सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस से जो बात समझ में आती है, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती है, उसको ज़रा सा समझ लें। सपोज़ कि ये आपके पास ब्लॉक बी है और ये इसके ऊपर ब्लॉक ए है। दोनों का एक्सेलरेशन मालूम करना है। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन भी कर लेते हैं। ब्लॉक ए और बी दोनों के वेट दिए हुए हैं, तस्वीर आप फिगर में फिर आप देख सकते हैं। 20 पॉइंट जो है वो ए का वेट है और 50 पॉइंट बी का वेट है। आई कॉल दीज वेट्स टू बी W1 एंड W2। W1 इज़ 20 पॉइंट एंड W2 इज़ 50 पॉइंट। ठीक है, ये इनके वेट हैं 20 एंड 50। जो फोर्स लग रही है फिगर में, ये लग डायरेक्ट ए पर रही है, लेकिन ज़्यादा ए बी से टच है तो इन्फ्लुएंस बी पे भी जाएगा। तो बाहर के ए पे लग रही है, वो पी है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट की फोर्स ए पे लग रही है और म्यू एस और म्यू के, बी और ज़मीन के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ए और बी के दरमियान है फ्रिक्शन। तो उसके कांस्टेंट्स दिए हुए म्यू एस दिया हुआ है 0.4 और म्यू के दिया हुआ है 0.3। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ हैं और मालूम करने दोनों के एक्सेलरेशन। जब इनके मैंने वेट्स को W1 W2 का है तो इनके एक्सेलरेशंस को A1 और A2 एज्यूम कर लेते हैं। A1 एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B, and these are weights, weight of A and this is weight of B। ये एक्सेलरेशन चाहिए। अब कॉमन एक ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस कह लें उसको। अब ए ब्लॉक बी पे रखा हुआ है और नीचे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब जब ए पे फोर्स लाएंगे, ए और बी के दरमियान फ्रिक्शन है, तो ए तो मूव करेगा, लेकिन चूंकि वो इसके और बी के दरमियान फ्रिक्शन है तो वो बी को भी ड्रैग कर सकता है अपने साथ। ठीक है, अब डिपेंड करता है बी पे ज़्यादा फोर्स डायरेक्ट ए पे लग रही है, असर बी पे भी आएगा। बी का एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन से मुख्तलिफ हो सकता है। अगर ए ब्लॉक स्लिप हो जाए, बी के ऊपर से स्लिप होता हुआ जाए, तो हल्का सा बी भी चलेगा, लेकिन ए ज़्यादा शायद तेज़ चलेगा। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि की आइडिया, और ये भी हो सकता है कि ए और बी कांटेक्ट में रहें और दोनों फिर साथ चलना शुरू हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा वो जुड़ा हुआ है उसके साथ एक सेंस में। यानी फ्रिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब ए को हिलाते हैं तो वो बी के ऊपर स्लिप नहीं होता, बल्कि उसका असर बी पे भी जाता है और बी भी चलना शुरू हो जाता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ए अगर स्लिप हो गया तो फिर ए का एक्सेलरेशन कुछ और होगा और बी का कुछ और होगा, और ए अगर स्लिप नहीं हुआ बी के ऊपर तो फिर ए और बी दोनों साथ साथ चलते जाएंगे और दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। और वो एक तरह से सवाल अगर सोचें थोड़ी देर के लिए तो सवाल बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे? अगर ए बी से अलहदा नहीं होता, स्लिप नहीं हो रहा, तो अलहदा, तो ये एक सिंगल बॉडी है जिसका टोटल वेट कितना है, 20 इसका है, 50 का है, 70। सो दैट इज़ द वेट 70 पाउंड।
फोर्स P लग रही है, अब वो A पे लग रही है लेकिन A और B जुड़ गए हैं, एक सिंगल बॉडी है, सो इट्स अ सिंगल बॉडी जिस पर फोर्स P लग रही है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, A और B जुड़े हुए हैं तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, दोनों साथ चल रहे होंगे, तो फिर वो न्यूटन सेकंड लॉ वाली से। और फोर्सेस क्या हैं, नीचे इनके वेट्स हैं, R ऊपर है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वाहिद फोर्स क्या है, ये नीचे यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, मैं इसको एक सिंगल सिस्टम ले रहा हूँ, ये ख्याल रखें, इनकी आपस की फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है। सरफेस B के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है दोनों बॉडी को कंबाइन करके लें तो वो P है, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इनके वेट कंबाइन कर लें W1 प्लस W, वो नीचे हैं, और इनका R जो है अकेला वो इनके वेट को कैंसिल कर रहा है, तो वाहिद फोर्स क्या लग रही है P। सो द रिजल्टेंट फोर्स FR इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू P, देयर इज़ नो अदर फोर्स, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये वाहिद फोर्स लग रही है A और B के दरमियान। फिर दोहरा दूँ बात, फ्रिक्शन जो है वो A और B के बीच में, ओवरऑल A और B के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है P, यानी ऐसे ही है जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये इसका कैप और ये निचला हिस्सा, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो मैं कहूँगा इस पूरी बॉडी पे ये फोर्स लगे, यकीनन इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स होगी, वो इंटरनल फोर्स है, वो हमारे काम की नहीं है, वो ये फोर्स जो लग रही है वो दोनों की एक, दोनों के लिए कॉमन फोर्स है। दिस इज़ MA, दिस इज़ P, सो A विल बी P अपॉन M। व्हाट इज़ M? M इन दोनों का टोटल कंबाइंड मास है, जो मास क्या होगा, ज़ाहिर बात है W1 प्लस W2 इज़ इक्वल टू दोनों का कंबाइंड मास mg, तो m क्या होगा, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई g, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई g ऊपर चला जाएगा, सो दिस गिव्स द एक्सेलरेशन। बट इट डिपेंड्स कि A स्लिप हो जाता है या A स्लिप नहीं होता। अब कैसे होगा, अब थोड़ी देर के लिए ज़रा नीचे वाली सरफेस को भूल जाओ, मान लें B खुद एक सरफेस है, यानी सिर्फ एक ब्लॉक है A है, और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है जो कि ज़्यादा B की टॉप सरफेस है, लेकिन इसको इस तरह एज्यूम कर लें कि A जो है वो B की सरफेस पे रखा है और A पर एक फ़ोर्स लग रही है। अगर ये इन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शन भी होगी ऑब्वियसली, ये A की लोअर सरफेस है और B की अपर सरफेस है, इस पर फोर्स P लग रही है। जब ये चलेगा तो B की फ्रिक्शन जो A और B के दरमियान वो किधर होगी, वो अपोज करेगी A की मोशन को, सो दिस इज़ द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ज़ाहिर बात है अप्लाइड फोर्स के बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये बात सबको पता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है FS मैक्सिमम, वो अप्लाइड फोर्स कितनी है 6 पॉइंट, वो 6 पॉइंट से ज़्यादा हो। इसका मतलब आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से नीचे है तो बॉडी नहीं चलेगी। इसका मतलब है A B के ऊपर स्लिप नहीं होगी एंड दे रिमेन इन कांटेक्ट। तो आपको पहले ये फैसला करना होगा कि A ब्लॉक B के ऊपर जब उस पर फोर्स लग रही है P तो वो B पे स्लिप हो जाता है या वो स्टैटिक रहता है B के साथ, तो फिर A और B साथ चलेंगे। और अगर स्लिप कर जाता है तो फिर काम थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर अदरवाइज़ वो काम फिर सिंपल ये होगा अगर A इज़ नॉट स्लिपिंग। पूरी फिगर में से A की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। A पे एक फोर्स क्या लग रही है, A का अपना वेट है विच इज़ W1, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा R1। ये ख्याल रखें A B के ऊपर रखा हुआ है, तो B की सरफेस को मैं काउंट कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ये भूल गया हूँ B कुछ है, B एक सरफेस है, A का वेट नीचे की तरफ है, यकीनन वो B पे एक्ट कर रहा है लेकिन B एक सरफेस का काम कर रही है, और फिर उसका रिएक्शन R आ रहा है, और A पे एक फोर्स राइट पे क्या लग रही है, P अप्लाइड फोर्स। P और A के दरमियान जो फ्रिक्शन है, A आगे जाना चाह रहा है, B के ऊपर से स्लिप हो गया, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। सो दिस इज़ द फ्रिक्शन F। इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा ये काइनेटिक है, अगर ये चल पड़ा होगा, स्लिप हो गया होगा तो ये काइनेटिक होगी, और रुका हुआ होगा तो ये स्टैटिक होगी। R1 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू W1 बिकॉज समेशन FY यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, एज्यूमिंग ये Y है ये X है, क्योंकि वर्टिकल ये चलेगा तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, अप एंड डाउन कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो R1 माइनस W1 इज़ इक्वल टू 0। सो R1 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू W1 विच इज़ 20 पाउंड। ये तो हो गया R। आपकी अप्लाइड फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। उस अब अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई तो A चल पड़ेगा, यानी स्लिप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन है। FS मैक्सिमम इज़
म्यू एस इंटू आर वन। ज़ाहिर बात है ये ए का वेट है जो बी पे एक्ट कर रहा है और उससे वो फ्रिक्शन उन दोनों के दरमियान क्रिएट हो रही है। बी का वेट नीचे ज़मीन पे लग रहा है, ए का वेट बी पे लग रहा है, तो जो ए और बी के दरमियान फ्रिक्शन है वो ए के आर यानी ए के वेट पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ आर वन यानी ए का वेट का नॉर्मल रिएक्शन है। द म्यू एस ए और बी के दरमियान 0.4 है, आर वन कितना है 20 पॉइंट। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.4 by 20 what we get 0.4 multiplied by 20 8 पॉइंट। मैक्सिमम ए और बी के दरमियान जो फ्रिक्शन बढ़ सकती है बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक जा सकती है 8 पॉइंट। आपकी अप्लाइड फोर्स 6 पॉइंट है और ये बढ़ा नहीं रहे हम, ये कांस्टेंट फोर्स है P, इसका मतलब वो 6 है और चाहिए कितनी मूव करवाने के लिए 8 पॉइंट। इसका मतलब ए पे जो फोर्स लगेगी तो ए और बी के दरमियान जो कांटेक्ट है उसकी फ्रिक्शन जो है वो उसको हिलने नहीं देगी, ए स्लिप नहीं होगा, क्योंकि ए को मूव करवाने के लिए बी के ऊपर 8 पॉइंट की फोर्स चाहिए जबकि ए पे लग कितनी रही है 6 पॉइंट। दैट इज़ P इज़ लेस देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, hence A will not slip over B, so they will move as a single body, एक सिंगल बॉडी के तौर पे मूव करेंगे, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। Therefore A1 is equal to A2, दोनों का एक्सेलरेशन A1 A2 बराबर है, उसको मैं एक सिंगल नाम दे देता हूँ, A कह देता हूँ एंड जस्ट कॉल इट इक्वेशन 1। अब ज़ाहिर बात है A और B दोनों एक सिंगल बॉडी है जिस पे टोटल P फोर्स लग रही है, सही A पे लग रही है मगर B उससे जुड़ा हुआ है तो वो एक सिंगल बॉडी है। लिहाजा न्यूटन सेकंड लॉ इफ़ एफ आर ये दोनों कैंसिल हो गई तो ज़ाहिर बात है फ्रिक्शन, ये ख्याल रखें अब मैं पूरी ए और बी की मिला के फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज़ ए प्लस बी मिला के, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है उन दोनों का मिला के वेट W1 प्लस W जो फर्श पे नीचे की सरफेस पे लग रहा होगा W1 प्लस W2, ये दोनों का कंबाइंड ज़ाहिर बात है रिएक्शन है R1 प्लस R2, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरा ए ना बी ऊपर नीचे हिल रहा है ना ये और ना वो मिलाकर ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब अपवर्ड ये फोर्सेस कैंसिल हो गई। बी और ए बी पे रखा हुआ है, बी का कांटेक्ट ज़मीन के साथ है नीचे और ए और बी के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, वो स्मूथ सरफेस बताई गई है। सो देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द ग्राउंड। सो ए और बी मिलाकर उसका ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है, फ्रिक्शनल जो है वो फोर्स नहीं लग रही इन पे। सो वाहिद फोर्स ये कैंसिल हो गई, वाहिद फोर्स पी बची। इफ़ एफ आर इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए प्लस बी यानी ए और बी पे मिला के जो फोर्स लग रही है वो एफ आर है, तो एफ आर क्या होगी, ये कैंसिल हो गई ये दोनों, ये बची वाहिद, सो इट इज़ इक्वल टू पी एंड दिस इज़ एम ए दोनों का कंबाइंड एक ही एक्सेलरेशन है और एम ख्याल रखें आई शुड राइट इट m1 प्लस m2 दोनों का मिला के मास है m1 प्लस m2 टाइम्स a इज़ इक्वल टू p, तो a इज़ इक्वल टू p अपॉन m1 प्लस m2। अब चाहें तो यहाँ से दोनों के g रख कर मास निकाल लें, सही है। g की वैल्यू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर यूज़ होगी, ज़्यादा FPS सिस्टम है, और चाहें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख लें। यानी वैल्यू रखने का मतलब ये है कि यहाँ तक मैं ले आया a इज़ इक्वल टू p आपके पास 6 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 होगा w1 अपॉन g, w इज़ इक्वल टू mg, और m2 होगा w2 अपॉन g। तो दोनों को जब मैं यहाँ रखवाऊँगा m1 की जगह w1 अपॉन जी और m2 की जगह w2 अपॉन जी, जी ज़्यादा एलसीएम लेके कॉमन आएगा ऊपर चला जाएगा, सो इट इज़ 6g अपॉन w1 प्लस w2, 6 इंटू जी 32 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 50 विच इज़ 70। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द एक्सेलरेशन, दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आएगा 32 इंटू 6 32
32 into 6 divided by 70. 2.74286, 2.74286 एंड वन इम्प्लाइज दैट कि A1 A2 दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है A के, यानी 2.74286 है. दे हैव द सेम एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फुट पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है भाई. सो दिस इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जिसमें आपके पास कंबाइंड जो है A और B दोनों का एक सिंगल एक्सेलरेशन था. बी ए से कांटेक्ट में था, स्लिप नहीं हुआ तो फिर वो दोनों साथ जाएंगे और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये भी हो सकता था कि नीचे फ्रिक्शन होती तो फिर शायद जो है वो ए और बी जो है वो दोनों ही मूव ना करते, या फिर इनमें कुछ हल्का सा ब्रेकेज आ जाता, क्योंकि बी हिल नहीं सकती थी. अभी क्या हो रहा है, ए पे फोर्स लगी, अब वो बी के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट में, लेकिन बी हिल सकता है तो वो साथ ही मूव कर रहे हैं. तो दिस इज़ आपके लिए जो काम करने का है वो मैंने आपको बता दिया. फंडामेंटल के जो 6 सवाल थे उसमें से मैंने आपको 2 करा दिया था, 5 करा दिया था, 6 मैंने फर्दर करा दिया, 1 की मैंने हिंट दे दी. इसी तरह 3 और 4 बआसानी आप कर लेंगे. ठीक है. सॉल्व एग्जाम्पल जो मैं करवा चुका हूँ दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ. 4 मैंने करा दी थी, उसी जैसा एक सवाल 33 वो बताया था, वो भी करा दिया था. 13.2 एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिएगा. और अब 13.1 एग्जाम्पल मैं करा चुका था ऑलरेडी. ठीक है. और फिर इसके जो नॉन फंडामेंटल क्वेश्चन थे उसमें से मैंने आपको 10 करा दिया, 11 करा दिया. इसी तरीके से 10, 11 के अलावा मैंने आपको 8 भी करा दिया था. और नोट कर लें 13-12 भी आपने करना है. 13-12, ठीक है, ये भी आपने करना है. सो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर. इस चैप्टर के मेन सवाल यही थे जो हमें करने थे. अब हम और एक मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ. वो मैंने आपको 13-33 है, मैंने आपको पहले ही करने के लिए दे दिया था. ठीक है. इसको ट्राई कीजिएगा. कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है. सो दैट कंक्लूड्स टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगला चैप्टर 14 जो है काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल विद द कंडीशन के, जिसमें आपको वर्क और एनर्जी देखना है. यानी वर्क और एनर्जी से भी हम बहुत से डायनेमिक्स के और मोशन के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. और फिर लास्ट चैप्टर होगा मोमेंटम वाला. ठीक है. सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 14 काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल वर्क एंड एनर्जी के नाम से होगा. ठीक है. अस्सलामु अलैकुम.